अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर एनालिटिकल केमिस्ट्री। और एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो चैप्टर नंबर 24 है फेडरल टेक्स्ट बुक का। और ये लेक्चर कंपाइल किया गया है फेडरल टेक्स्ट बुक और कराची बोर्ड की बुक से। और ये जो है वो स्पेसिफिकली फॉर AQB बोर्ड है, बट ये जो है वो कराची बोर्ड और फेडरल टैक्स बोर्ड के लिए भी आप ये लेक्चर यूज़ कर सकते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं एसएलओज में 24.1.1 है। कंपेयर द क्लासिकल एंड मॉडर्न मेथड्स फॉर स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ कंपाउंड। आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चरल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, सही है। और इसमें स्ट्रक्चर एनालिसिस में आपको कंपेयर करना है क्लासिकल को मॉडर्न मेथड्स के कंपेयर करना है, सही है। सबसे पहले अगर हम देखें तो टेक्निक टेक्निक जो होती है, टेक्निक जो है, तो टेक्निक की बात हम करते हैं क्लासिकल मेथड और मॉडर्न मेथड में। अगर हम टेक्निक के एस्पेक्ट से देखें तो एम्पेरिकल एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे, बट ये एम्पेरिकल होगा। एम्पेरिकल का मतलब क्या है ये अभी हम डिस्कस करते हैं। बट ये इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक होगी, इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक होगी जिसमें हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एनालिसिस कर सकते हैं। अगर हम बेसिस ऑफ एनालिसिस पे जाएं तो केमिकल रिएक्शन सॉल्युबिलिटी कलर, यानी कि इसकी बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं विच वन कंपाउंड इज प्रेजेंट इन सैंपल। और यहाँ पे मॉडर्न मेथड में बेसिकली हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक को यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास NMR, IR, UV विजिबल, एक्सरेज, क्रिस्टलोग्राफी और MS मास स्पेक्ट्रोमेट्री हम यूज़ करते हैं। इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड, जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, लिमिटेड स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन, समटाइम इसमें एरर बहुत ज़्यादा होता है। इसमें डिटेल्ड स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन मिलती है हमें। और एक्यूरेसी लेवल की अगर हम बात करें तो क्लासिकल मेथड की एक्यूरेसी लेवल बहुत लो होता है, मॉडर्न मेथड का एक्यूरेसी लेवल बहुत हाई होता है। सेंसिटिविटी की बात करें तो यहाँ पे लेस सेंसिटिव टू स्मॉल स्ट्रक्चरल चेंजेस, बहुत कम सेंसिटिव होता है, यानी कि हम इसमें ज़्यादा स्ट्रक्चर चेंजेस को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। हाई सेंसिटिव टू माइन्यूट स्ट्रक्चरल डिटेल्स, अगर आपके पास बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चरल डिटेल्स भी है तब भी आप इसको एनालाइज कर सकते हैं मॉडर्न मेथड से। टाइम कंजम्पशन की बात करें तो रिक्वायर मोर टाइम। क्लासिकल मेथड में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसमें कम टाइम लगता है। कॉस्ट की बात करें तो इकोनॉमिकली ये चीप होता है और ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। एप्लीकेशन की बात करें तो लिमिटेड टू सिंपल कंपाउंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव भी कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव भी कर सकते हैं। और यूज टू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल प्रिसाइज स्ट्रक्चर एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए मॉडर्न मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट पे हम डिस्कस करते हैं एसएलओ नंबर 24.1.2, डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ कंबशन एनालिसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन। याद रखें कि जब हम कंबशन एनालिसिस की बात कर रहे होते हैं तो सिंपल है। जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा इसमें कार्बन CXHY होगा। हम इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न करेंगे तो कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। सिंपल, दिस इज द फिनोमेना ऑफ कंबशन एनालिसिस, सही है। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, कंबशन एनालिसिस इज अ टेक्निक यूज्ड टू डिटरमाइन द एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के एलिमेंटल कंपोजिशन के आइडेंटिफिकेशन करते हैं, particularly organic compound containing carbon and hydrogen. The procedure involving burning a known amount of compound in the presence of excess oxygen to convert carbon to carbon dioxide. यहाँ पे हम एक्सेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न करेंगे, जो भी कार्बन होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और जो भी हाइड्रोजन होगा वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर produced by are measured to determine the quantities of carbon and hydrogen in the original compound। इससे फिर हम स्टीशियोमेट्री लगा के हम कार्बन एंड हाइड्रोजन का जो एटम्स हैं वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो वन बाय वन स्टेप्स और प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। नंबर वन,
यहाँ पे जो स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं, नंबर 1 इज़ सैंपल प्रिपरेशन, नंबर 2 इज़ कंबशन, नंबर 3 इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 4 इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वेट ऑफ एब्जॉर्बर। जो एब्जॉर्बर है यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्बर ने एब्जॉर्ब किया है, वाटर को एब्जॉर्ब किया, हम एब्जॉर्बर का वेट करेंगे। देन वी विल कैलकुलेट द स्टेशियोमेट्रिक एनालिसिस, और फिर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट था। अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन सैंपल इज वेड एक्यूरेटली एंड प्लेस इन द कंबशन चैम्बर। जो भी आपके पास हाइड्रोकार्बन है, लेट सपोज वो इथाइलिन हो सकता है, प्रोपाइलिन हो सकता है, सिस टू ब्यूटीन हो सकता है, ट्रांस टू ब्यूटीन हो सकता है, अल्काइन हो सकता है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो सकता है। आपने इसको एक्यूरेटली मेजर करके और इसको सैंपल को आपने वेट करना है, सही है, मेजर करना है, वेट करना है। नेक्स्ट फिर कंबशन करनी है आपने सैंपल की, आपने इसको बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास कुछ जो है वो एब्जॉर्बर के साथ कनेक्ट होते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर एब्जॉर्बर होता है। इसमें क्या होता है कि मैग्नीशियम परक्लोरेट लगाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पास हो जाती है, वाटर इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर इसके बाद जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो फाइनली डिवाइडेड यहाँ पे लगाया जाता है ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर ले। तो वाटर एब्जॉर्बर और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर, सिमिलरली आपको मैग्नीशियम पर क्लोरेट का मास ट्रैप का वेट पहले से ही पता होगा, इसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी वेट पहले से ही पता होगा। तो यहाँ पे हम सिंपल करेंगे, व्हेन कंबशन इज कंप्लीट द ट्रैप आर वेट एंड masses of carbon dioxide and water are determined। जैसे कि मास ट्रैप प्लस वाटर, अगर मास ट्रैप प्लस वाटर है तो हमारे पास ये पूरा ये चैम्बर का मास आ रहा होगा। तो इसमें हमें पता है कि मास ट्रैप यानी कि मैग्नीशियम पर क्लोरेट हमने कितना यूज़ किया, हम माइनस कर देंगे तो मास ऑफ वाटर आ जाएगा। इसी तरीके से मास ट्रैप यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हम मास ट्रैप को माइनस करेंगे तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें ऑब्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम जब एब्जॉर्ब करते हैं तो यहाँ पे कोई एब्जॉर्बेंट यूज़ होता है, और वो मैग्नीशियम परक्लोरेट हो सकता है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन हो सकता है। और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर को एब्जॉर्ब करवाने के लिए हम ड्राइंग एजेंट यूज़ करते हैं, लाइक हमारे पास अनहाइड्रेस कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, या कोई हम डेसिकेटर यूज़ कर सकते हैं। डेसिकेटर लाइक ये होता है कि जो भी हमारे पास सब्सटेंस होता है उसमें से हम वाटर को एलिमिनेट करने के लिए, या डेसिकेटर का काम ये होता है कि वो जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। सिलिकॉन्स की गोलियां आती हैं, छोटी छोटी गोलियां होती हैं जो हम देखते हैं शूज़ के डब्बे में या कोई ऐसे मटेरियल में, या हम देखते हैं कि एक ऑगमेंटिन होती है, तो ऑगमेंटिन के अंदर जो है वो हमारे पास हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होता है, जिसमें क्या होता है एक दफ़ा जब हम वो खोलते हैं, डब्बा खोल देते हैं, तो वाटर की वजह से वो गोलियां ख़राब हो सकती है। तो इसमें कोई सिलिकॉन जेल लगाई जाती है, सिलिकॉन जेल होती है जो वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। इसी तरीके से वेट ऑफ एब्जॉर्बर, एब्जॉर्बर का हम वेट कर लेते हैं और हमें कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का वेट आसानी से मालूम हो जाता है। कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन हमें पता है कि हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना होता है। परसेंटेज ऑफ कार्बन का फॉर्मूला होता है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल, जो भी आपने हाइड्रोकार्बन का सैंपल लिया है, और हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, क्योंकि परसेंटेज निकालनी कार्बन की, किसमें से, कार्बन डाइऑक्साइड से। 44 मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरीके से आपके पास परसेंटेज ऑफ कार्बन आ जाएगा। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आप इस फॉर्मूले से आइडेंटिफाई कर लेंगे। मास ऑफ वाटर जो हमें मिला है आफ्टर कंबशन एनालिसिस, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय सैंपल, मास ऑफ सैंपल मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि वाटर में 2 हाइड्रोजन होते हैं, डिवाइडेड बाय 18, क्योंकि 18 वाटर का मोलर मास है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरीके से हमारे पास परसेंटेज ऑफ वाटर आ जाएगा। और हमें पता है कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ 100 में से हम माइनस कर देंगे, 100 में से माइनस कर देंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन।
जब हम ये 100 से माइनस करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। फिर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में आप कर चुके होंगे सारी कैलकुलेशन, वही आपने अप्लाई करना है और एम्पेरिकल फार्मूला इजीली आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो एम्पेरिकल फार्मूले की कैलकुलेशन के लिए जैसे कि मैंने आपको दो फार्मूलाज बताए वो आप अप्लाई करेंगे, और ये आपके पास एग्जांपल है जो नेशनल बुक फाउंडेशन में सॉल्व भी है। नेशनल बुक फाउंडेशन या फेडरल टेक्स्ट बुक, नेशनल बुक फाउंडेशन या फेडरल टेक्स्ट बुक में एग्जांपल सॉल्व है। आप इसको सॉल्व करके वहाँ से अपना आंसर जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हम इसके इस मेथड के क्लासिकल मेथड के ड्रॉबैक्स की बात करें तो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी बहुत कम होती है। सेंसिटिविटी यानी कि यहाँ पे एरर के चांसेस होते हैं, क्योंकि लेट सपोज जो है हमारे पास कंबशन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो गई या सम टाइम कुछ एरर आ गया, तो सेंसिटिविटी लेवल कम हो जाएगा। स्पेसिफिसिटी यानी कि यहाँ पे स्पेसिफिकली हम हो सकता है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन है उसका हम इजीली और मतलब एक्चुअल जो है वो फार्मूला फाइंड आउट कर लें, सम टाइम इट विल कॉज एरर। लिमिटेड सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, ये वही बात है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर, टाइम बहुत कंज्यूम होता है। सैम्पल साइज रिक्वायरमेंट, यहाँ पे आपने सैंपल की बार बार एनालिसिस करनी होती है ताकि एरर कम हो जाए। फिर हम वो जो रिजल्ट्स होते हैं उसका मीन लेके फिर हम एरर को मिनिमाइज करते हैं। लैक ऑफ स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्ट्रक्चर बहुत कम होती है। डिफाइन द टर्म स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो क्या है? बेसिकली द स्टडी ऑफ लाइट इंटरेक्शन विथ मैटर। लाइट का इंटरेक्शन जो है, या हम कह सकते हैं लाइट को EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो इंटरेक्शन है जब मैटर के साथ होता है, तो मैटर में होने वाली चेंजेस को हम स्टडी करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में। The branch of science which describe the interaction of electromagnetic radiation with matter is known as spectroscopy. अगर हम इस पिक्चर में देखें तो व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। ये हमारे पास EMR है, इमिटर है। EMR का इंटरेक्शन सैंपल के साथ हो रहा है, रिजल्टिंग हमें स्पेक्ट्रम कुछ मिल रहा होगा, और यहाँ पे डिटेक्टर होगा जो इस सैंपल में क्या एनालिसिस है, इससे रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है, ये हमें डिटेक्टर डिटेक्ट करके दे रहा होगा। तो इसकी स्टडी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ऐसे कंपाउंड की स्टडी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में कर रहे होते हैं। लेट्स हम डिस्कस करते हैं इमिजन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इन शॉर्ट टर्म्स। ये हम बोहर की थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं और फिज़िक्स में भी हम पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं। इमिजन स्पेक्ट्रा, इमिजन का मतलब होता है दे रिलीज सम स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये स्पेसिफिक वेवलेंथ लाइट की रिलीज़ करता है। कोई भी गैस होगी, सही है, जैसे कि हॉट गैस है, ये यहाँ पे किसी भी चीज़ से पास हुआ और हमें यहाँ पे डिटेक्टर ने इसका स्पेक्ट्रम जो है वो स्पेक्ट्रम जो है वो नोट डाउन करके दे दिया। हम ये देख सकते हैं कि इमिजन स्पेक्ट्रम में जो बैकग्राउंड है वो हमारे पास क्या है, ब्लैक है, और इट इमिट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट। या हमारे पास किसी भी एटम की करेक्टरिस्टिक लाइट होती है, सही है, इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हम एब्जॉर्प्शन में देखें तो कोल्ड गैस है और हमने EMR रेडिएशन पास की है, तो EMR रेडिएशन का काम क्या होगा कि दे एब्जॉर्ब अ स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड द बैकग्राउंड इज़ कलर्ड। यहाँ पे बैकग्राउंड जो होता है वो ब्लैक होता है, यहाँ पे बैकग्राउंड जो होता है वो कलर्ड होता है। इसको भी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। जैसे कि सिंपल है, हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब अ स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड एब्जॉर्प्शन के बाद ये एक्साइट हो जाएगा। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा वो H नहीं होगा, जिसको हम क्वांटा और फोटोन भी कहते हैं। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद ये ग्राउंड स्टेट में जब आएगा दे रिलीज अ स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट और क्वांटा ऑफ फोटोन ऑफ लाइट, सही है। तो इस हिसाब से जो हमारे पास EMR में हमारे पास स्टडी होती है वो हमारे पास एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड भी होती है और इमिजन से रिलेटेड भी होती है, सही है। जब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की तो हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आता है, कुछ के लिए हम इमिजन स्पेक्ट्रा यूज़ कर रहे होते हैं।
तो ज़्यादातर जो हमारे पास सेकेंडरी लेवल पे है, जो हमारे पास टेक्निक्स हैं, इसमें हम एब्जॉर्प्शन को डिस्कस करते हैं, वरना एटॉमिक इमिजन भी हम डिस्कस कर रहे होते हैं, एटॉमिक इमिजन। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास explain the different region of electromagnetic spectra according to their wavelength। wavelength के according हमें discuss करना है higher wavelength और shorter wavelength कौन सी होती है। So we know that entire EMR spectra contain a radio waves, microwaves, infrared wave, visible rays, ultraviolet, X-rays and gamma rays। Gamma rays having a shorter wavelength and radio waves are having a higher wavelength। तो ये जो है आपने वेवलेंथ के अकॉर्डिंग याद करना है। गामा रेस आती हैं, फिर इसके बाद एक्स रेज, फिर यूवी, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स। तो हम इसमें से कुछ ईएमआर रेडिएशंस के रीजन्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हैं हमारे पास जो एसएलओ है, एक्सप्लेन द एटॉमिक इमिजन एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इमिजन अभी हमने जो है वो डिस्कस भी किया था। व्हेन एन एलिमेंट इज वेपराइज्ड, लाइन स्पेक्ट्रा हमें मिल रहा होता है। एलिमेंट को हम क्या करते हैं, वेपर फॉर्म में लाते हैं, गैसेस फॉर्म में लाते हैं इन अ फ्लेम। फ्लेम यहाँ पे जो है वेपर्स फॉर्म कर रहा होता है। और इन एन इलेक्ट्रिक आर्क इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब में हम इलेक्ट्रिक आर्क जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे होते हैं। इट इमिट अ लाइट ऑफ करेक्टरिस्टिक कलर। जाहिर सी बात है, जो एटम होगा उसका करेक्टरिस्टिक कलर जो है वो अपियर्ड होगा। तो द रिजोल्यूशन ऑफ रेज ऑफ लाइट प्रोड्यूस कलर्ड लाइन सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसेस। क्योंकि हम इमेजन स्पेक्ट्रा को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड जो होता है वो डार्क होता है, और हमारे पास कुछ जो है वो स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट आ जाती है। दिस टाइप ऑफ सेपरेशन इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रा। इसको हम क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं। इमेजन स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा, हमें पता है कि यहाँ पे हॉट गैस होती है, और हॉट गैस से हमें स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट हमें मिल जाती है, जिसके नतीजे में हम प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं विच एटम इज़ प्रेजेंट। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा कुछ यूँ होता है, हीलियम का यूँ होता है, सोडियम का ऐसा स्पेक्ट्रा होता है, इमेजन स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एलिमेंट हैज़ ओन करेक्टरिस्टिक कलर, तो सोडियम का कलर जो होता है वो येलो होता है, स्ट्रोंशियम का रेड होता है, और पोटेशियम का वायलेट होता है। ये कलर जो होते हैं वो उनकी करेक्टरिस्टिक्स की वजह से हम इसको इजीली डिटरमाइन करते हैं इमेजन में। सम गैसेस यूज इन डिस्चार्ज ट्यूब, अगर डिस्चार्ज ट्यूब में ये गैसेस यूज़ हो रही हैं, तो नियॉन का कलर ये होगा, हीलियम का कलर ये होगा, हाइड्रोजन का कलर ये होगा, और क्लोरीन का कलर ये होगा। एडवांटेज बात करें इमेजन स्पेक्ट्रा की, तो इमेजन स्पेक्ट्रा जो होता है वो हाईली स्पेसिफिक फॉर एलिमेंट्स होता है, यानी कि कुछ एलिमेंट्स की हम यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, स्पेसिफिक एलिमेंट्स की। टेक्निक इज़ हाईली स्पेसिफिक, ये जो टेक्निक है एलिमेंट नहीं, हाईली स्पेसिफिक टेक्निक है, यानी कि हम इसको हम स्पेसिफिकली हम यूज़ कर सकते हैं। द मेथड एक्सट्रीमली सेंसिटिव, ये सेंसिटिव होता है, इसमें हम ऑल मेटेलिक एलिमेंट कैन बी डिटेक्टेड, यानी कि मेटल्स की लो कंसंट्रेशन होती है, उसको हम डिटेक्ट कर रहे होते हैं। मेटालॉइड्स की भी आइडेंटिफिकेशन कर रहे होते हैं, और इसमें हमारे पास सॉलिड और लिक्विड स्टेट में जो भी होता है, तो वो हमारे पास सैंपल जो होता है उसको हम वेपराइज्ड कर रहे होते हैं। और हमारे पास यहाँ पे मिनिमम सैंपल प्रिपरेशन, सैंपल इज़ डायरेक्टली इंट्रोड्यूस टू इनटू अ स्पार्क, हम इस इलेक्ट्रिक स्पार्क से पास कर देते हैं सैंपल को। और हमारे पास यहाँ पे जो 30 टू 1 मिनट के अंदर जो है वो हमारे पास रिज़ल्ट अपीयर्ड हो जाता है, सही है। इसी तरीके से हम यहाँ पे दिस मेथड जो है, ये मेथड जो है वो हम किस किस सैंपल्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, मेटल्स के लिए, अलॉयज़ के लिए, पेंट के लिए, जियोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स के लिए, इन्वायरमेंटल एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स के लिए। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक में आता है, तो फिर ये कॉस्टली होता है, हाईली कॉस्टली होता है। हमारे पास यहाँ पे जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है, इस चीज़ की वजह से रिज़ल्ट जो होता है कुछ देर बाद प्रोड्यूस हो रहा होता है। रेडिएशन जो होती है वो हमारे पास रिप्रोड्यूसिबल नहीं होती, यानी कि जो हम रेडिएशन जो होती हैं वो इंटेंसिटीज़ आर नॉट ऑलवेज रिप्रोड्यूसिबल, यानी कि वो बार बार हमें नहीं मिल रही होती, स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट मिल जाती है। और सम टाइम इट कॉज सम एरर, तो यहाँ पे लिखा है 1 to 2% का एरर भी होता है, एक्यूरेसी प्रिसिशन नॉट हाई, इसकी
इस टेक्निक की एक्यूरेसी लेवल और प्रिसिशन लेवल इतना हाई नहीं होता। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपको इजीली समझ भी आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।